नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। तो 8th क्लास वाले स्टूडेंट भी अब तैयार हो जाओ पढ़ाई के लिए। तो आज हम 8th क्लास के पढ़ाई से रिलेटेड पहले वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन चूंकि हम 9th और 10th पर ही मतलब स्पेशली ये 10th क्लास के लिए इसमें ज़्यादा वीडियो इस चैनल पर डलेंगी, लेकिन 8th क्लास को भी धीरे धीरे जितना हो सकेगा उतना कवर करते चलेंगे। तो शुरुआत में अभी जो टाइम चल रहा है, इस टाइम ज़्यादातर स्कूल्स में यूनिट टेस्ट या पीरियोडिक टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम आपका जो एनसीईआरटी का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर है उसका एक क्विक रिवीजन हम करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट्स का। केवल कोई प्रैक्टिस या कोई क्वेश्चन करने वाले नहीं है, एक क्विक रिवीजन। अगर आप एग्जाम देने जाते हैं और अगर आप इस लेक्चर को देखकर जाते हैं तो आपका सारा एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में एक बार आपका गो थ्रू हो जाएगा उससे। दूसरा, यदि आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर पढ़ लिया है और आप चाहते हैं कि एक बार एक अच्छा रिवीजन हो जाए, तो वो इस लेक्चर को देखने से आपका एक बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के अपने इस क्विक रिवीजन वाले लेक्चर की। तो सबसे पहले अपना जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में सबसे पहले जो छोटी क्लासों से कुछ चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं हम, जैसे नेचुरल नंबर हमने बहुत 6 से लगभग या उससे भी पहले पढ़े होंगे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से लेकर स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक जाते हैं, इन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं। फिर आते हैं इसके बाद होल नंबर्स। होल नंबर्स थोड़ा देखो मैं बताते चलूँ, मतलब उतना एकदम बेसिक लेक्चर तो ये नहीं है, ये एक बस एक क्विक रिवीजन है। फिर भी नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नेचर वाले ऐसे नंबर हैं जिनका यूज हर कोई करता है। हम स्टूडेंट हैं, पढ़ते लिखते हैं, इसलिए यूज करते हैं। जो पढ़ते लिखते नहीं हैं, कुछ और अपना मतलब रोजगार धंधा कुछ भी करते हैं, 1 2 3 तो सभी यूज करते हैं ना। गिनती का यूज तो सभी करते हैं, जीरो का यूज सब नहीं करते। नॉर्मल लाइफ में कोई ये नहीं कहता अगर उसके पास कुछ नहीं है, मान लो उसके पास कुछ भी तो बुक्स थी और अब कोई बुक्स नहीं है, तो वो ये नहीं कहता कि मेरे पास 0 बुक्स हैं, वो ये कहता है कि मेरे पास बुक्स नहीं है। लेकिन 1 2 3 का यूज सब करते हैं, इसलिए उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। अब थोड़ा जल्दी एकदम क्विक रिवीजन करेंगे। होल नंबर में 0 और इंक्लूड हो जाता है, 0 1 2 3, 0 को इंक्लूड करके होल नंबर्स बनते हैं। इसके बाद आते हैं इंटेजर्स। इंटेजर्स में 0 1 2 3 जो कुछ हमने होल नंबर्स में पढ़ा है वो तो है ही, साथ में -1 -2 -3 ये सब होता है इंटेजर्स में। एक बात ध्यान देते जाना, ये एक दूसरे को इंक्लूड करते चले आ रहे हैं। जैसे नेचुरल के बाद हमने होल पढ़ा, तो होल नेचुरल के इंक्लूड करते हुए आया, मतलब होल नंबर में जितने नेचुरल थे वो सब आ चुके हैं। इंटीजर जब हमने पढ़े तो उसमें नेचुरल भी सारे आ गए, होल भी सारे आ गए, साथ में एक्स्ट्रा क्या आया? माइनस वाले भी इसमें आ गए। इसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर भी पिछली क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा नंबर जिसे P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। P/Q से अपना क्या मतलब है? P/Q का मतलब 2/7 -1/3, ऐसा कुछ भी जो अपॉन में लिखा जा सके। और हमें पता है ये सब भी रेशनल नंबर है, क्योंकि सबके अपॉन में 1 लिखा जा सकता है। जिसके अपॉन में कुछ ना हो उसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, ऐसे ये सब भी रेशनल नंबर है। तो ये सब रेशनल नंबर है। इंटीजर भी रेशनल नंबर है, 0 भी एक रेशनल नंबर है। आप जब 9th क्लास में आ जाएंगे तो 1.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो इसका आंसर है हाँ, 0 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके अपॉन में भी हम 1 लिख सकते हैं। तो ये सारे रेशनल नंबर, इंटीजर, होल, नेचुरल, सब ये रेशनल के अंदर आ जाते हैं। यहाँ क्यों 0 नहीं हो सकता ये ध्यान रखना। अपॉन में कभी 0 नहीं मिलेगा, किसी भी नंबर के अपॉन में कभी 0 नहीं हो सकता। अगर होगा तो वो नॉट डिफाइन है, डिफाइन नहीं है अपॉन में 0। मतलब 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड नहीं हो सकता। 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड पॉसिबल ही नहीं है। आप करके भी देख लो, 0 से करेंगे 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 5 तो कभी मिलेगा ही नहीं ना, इसलिए 0 से डिवाइड कभी पॉसिबल नहीं, इसलिए क्यों 0 नहीं हो सकता। अच्छा, जितने नंबर अभी पढ़ते आए हैं, जैसे तो सब इनमें से किसी का पार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर होता है, कोई होल नंबर, कोई इंटीजर। तो 2/3 क्या है? 2/3 ना तो नेचुरल है, ना होल है, ना इंटीजर है, लेकिन रेशनल तो ये सब होते ही हैं। ये क्या है? फ्रैक्शन है। तो इंटीजर को एक ऐसे भी ध्यान रखें, इंटीजर क्या होते हैं? जो टुकड़ों में ना हो, जो एग्जैक्ट हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, माइनस में हो भले ही, -17 हो, -19 हो, प्लस में 213 हो, माइनस में 2 लाख हो, एग्जैक्ट हो, पॉइंट में ना हो। 2.3 है मतलब फ्रैक्शन है, 2/3 है, 7/9 है, -2/11 है, ये सब फ्रैक्शन है। और इंटीजर, फ्रैक्शन, होल नंबर, नेचुरल नंबर सब कुछ मिलाकर बनता है अपना रेशनल नंबर। रेशनल नंबर सब कुछ होता है जो P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, बस Q 0 नहीं होना चाहिए। हमें अच्छी तरह ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब आती है एनसीईआरटी में आगे क्लोजर प्रॉपर्टी। एक बात तो ध्यान रखना,
हमारे इस चैनल पर या हमारी कोचिंग पर भी जो मतलब कोई भी पढ़ाई केवल इसलिए नहीं होती कि आपका कोई एग्जाम निकल जाए। आप एनसीईआरटी देखेंगे तो केवल एक 1.1 एक्सरसाइज है, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन है। अगर आप एग्जाम निकालने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप उन्हें कर लेना, लेकिन उसके एनसीईआरटी में जो एक एक कॉन्सेप्ट दिया है उस पर आपकी अच्छी समझ होनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी पे बेस्ड कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिया है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, एक बार इसे समझ लें। बड़ी आसान चीज है, बस नाम उसका थोड़ा अजीब सा है कि क्लोजर मतलब क्या। क्लोजर से अपना मतलब होता है कि होल नंबर्स के बारे में पढ़ना। हर एक नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी अलग पढ़ी जाती है। होल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि दो होल नंबर्स को अगर जोड़ा जाए, दो होल नंबर्स को अगर ऐड करें तो क्या हमें होल नंबर ही मिलेगा। कोई भी दो होल नंबर को मन में सोच लो आप, कोई भी दो होल नंबर, मान लो 0 और 1 है, इन्हें जोड़ें तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 भी एक होल नंबर है। कोई भी होल नंबर सोच लो, मान लो 3 सोच लिया और 5 सोच लिया, इन्हें जोड़ने पे 8 आया, ये भी होल नंबर है। कोई भी दो होल नंबर अगर जोड़ें तो होल नंबर ही मिलता है, इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका मतलब होल नंबर एडिशन में क्लोज्ड है। और अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना करे तो उसे नॉट क्लोज्ड कहते हैं। तो होल नंबर एडिशन के लिए क्लोज्ड है, मतलब ऐड कैसे भी किया जाए होल नंबर क्लोज्ड होते हैं। अब सब्ट्रैक्शन देखें, सब्ट्रैक्शन में होल नंबर क्लोज्ड है क्या। कोई भी दो होल नंबर का सब्ट्रैक्शन किया जाए तो होल नंबर ही मिलता है क्या हमेशा। देखो करके देखो, 5 में से 3 माइनस किया, ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, माइनस करने पे आया 2, ये भी होल नंबर है। होल नंबर को होल नंबर में सब्ट्रैक्ट किया, होल नंबर मिला। लेकिन क्या हमेशा मिलेगा, सोच कर देखो। 2 में से तुम अगर 7 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, -5। ये 2 क्या है, होल नंबर। 7 क्या है, ये भी होल नंबर। लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पे जो आया -5, क्या होल नंबर है, नहीं। तो सब्ट्रैक्शन फिर नॉट क्लोज्ड होता है। होल नंबर के लिए सब्ट्रैक्शन नॉट क्लोज्ड होता, क्लोज्ड हो ही नहीं सकता। बहुत सारे नंबर ऐसे, 0 में से 7 माइनस करो, 0 क्या है, होल नंबर। 7 क्या है, ये भी होल नंबर, लेकिन माइनस करने पे -7 आ रहा है, ये थोड़ी होल नंबर है, ये तो इंटीजर में आ गया। माइनस में तो होल नंबर होते ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल तुम सोच सकते हो जहां दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर होल नंबर नहीं आ रहा है। जब होल नंबर में से होल नंबर सब्ट्रैक्ट किया और होल नंबर नहीं आया तो एक क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो सब्ट्रैक्शन जो है ना, सब्ट्रैक्शन होल नंबर के लिए नॉट क्लोज्ड होता है। अब मल्टीप्लाई की बात करते हैं। दो होल नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हमें होल नंबर ही मिलता है। तो दो होल नंबर सोच लो कोई भी, जैसे 2 और एक 3, 2 3 या 6। 2 क्या है, होल नंबर। 3 क्या है, होल नंबर। और 6 क्या है, ये भी होल नंबर। ये देखो और कोई सोच लो तुम, 0 एक होल नंबर है, मल्टीप्लाई में 5, 0 और 5 का मल्टीप्लाई 0 होता है, ये होल नंबर, ये होल नंबर, 0 भी एक होल नंबर। तो कितने भी तुम मल्टीप्लाई सोच लोगे, होल नंबर का होल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे होल नंबर ही आएगा, इसलिए मल्टीप्लाई भी क्लोज्ड है। लेकिन क्या डिवीजन क्लोज्ड है, डिवीजन तो ऑब्वियसली नहीं है क्लोज्ड। क्यों नहीं है, 14 होल नंबर है, डिवीजन करोगे 7 से तो क्या आएगा, 7 2 या 14, 2 आएगा। ये होल नंबर, ये होल नंबर, ये होल नंबर, ये तो हो गया। लेकिन और एग्जांपल सोच लो, 14 को तुम 3 से डिवाइड करोगे, होगा क्या डिवाइड, नहीं होगा, पॉइंट में आएगा, वो पॉइंट में आएगा, या 14/3 आएगा। तो पॉइंट में जो आ रहा है वो थोड़ी होल नंबर है, ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, इससे इसमें डिवाइड किया तो जो आया वो होल नंबर नहीं है, इसलिए डिवीजन नॉट क्लोज्ड है। डिवीजन के लिए होल नंबर नॉट क्लोज्ड है, ये हमें पता होना चाहिए कि होल नंबर एडिशन के लिए क्लोज्ड होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नॉट क्लोज्ड होता है। बात करते हैं आगे इंटीजर्स की। इंटीजर्स जैसी वर्ड आया दिमाग में एक पूरी नंबर लाइन सी आ जानी चाहिए। इंटीजर्स मतलब 0 से लेके 1 2 3 इनफाइनाइट और इधर माइनस में, ये सब होते हैं इंटीजर्स। तो क्या दो इंटीजर्स को अगर जोड़ा जाए, दो इंटीजर्स को जोड़ें तो हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। देखो कोई भी दो इंटीजर जोड़ के देख लो जो तुम्हारे मन में आए, -17 और उसमें 5 जोड़ो तो क्या मिलेगा, -12 मिलेगा। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और जोड़ने पे जो आएगा वो भी इंटीजर। तो क्लोज्ड है, इंटीजर एडिशन के लिए क्लोज्ड है, एडिशन के लिए क्लोज्ड है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्लोज्ड है। किसी में से कुछ भी माइनस कर लो, -15 -7 कर लो, माइनस कितना आएगा 22। तो ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, सब होल नंबर है, तो ये भी क्लोज्ड है, सब्ट्रैक्शन भी क्लोज्ड है। एक बात ध्यान रखना कि जिसने अच्छे से फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर पढ़ लिया है अच्छे से और उसके क्वेश्चन वगैरह की प्रैक्टिस कर ली है, उसके रिवीजन के लिए वीडियो है। अगर कोई नया स्टूडेंट देख रहा है जिसने पढ़ाई नहीं है, उसे समझ में नहीं आ रहा होगा, ये वीडियो मैंने क्विक रिवीजन के लिए बनाई है। तो अगर आपने पढ़ लिया है और रिवीजन कर रहे हैं उसके लिए है, तो आपको इतनी जल्दी जल्दी सारे कॉन्सेप्ट थोड़ी समझ आ जाएंगे।
इसे क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ाने में पूरा एक दिन लगता है, पूरी एक क्लास लगती है, पूरे 1 घंटे की क्लास में पढ़ते हैं, और हम अभी जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं तो हम बस एक रिवीजन कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्लोज्ड है, क्योंकि दो इंटेजर को जोड़ें या घटाएं कुछ भी करें तो वो क्लोज इंटेजर ही मिलता है। अब मल्टीप्लिकेशन में के लिए भी देख लो, मल्टीप्लिकेशन में देखो आप कोई से भी दो को मल्टीप्लाई कर लो, -5 का -2 से कर लो मल्टीप्लाई, क्या आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 10 आएगा। ये भी होल नंबर, ये भी सॉरी ये भी इंटेजर, ये भी इंटेजर, और जो आया वो भी इंटेजर। जब इंटेजर का मल्टीप्लाई इंटेजर से करें और जो मिल रहा है आंसर वो भी इंटेजर है, तो ये क्लोज्ड है। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोज्ड है। तुम कैसे भी एग्जांपल लेकर मन में सोच सकते हो, क्लोज्ड मिलेगा तुम्हें। डिवीजन के लिए सोच लो, डिवीजन के लिए फिर वही बात, 15 को तुम डिवाइड करो 7 से, डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, होगा भी तो पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में आएगा तो मैंने अभी बताया ही था इंटेजर पॉइंट में नहीं होते, इंटेजर एग्जैक्ट नंबर होते, -216 -17 माइनस कुछ भी, प्लस में माइनस में, लेकिन एग्जैक्ट ना तो पॉइंट में होना चाहिए ना अपॉन में होना चाहिए, और डिवीजन से तो हमें पॉइंट में मिल रहा है, तो डिवीजन नॉट क्लोज्ड होगा, ये ध्यान रखना। ये एमसीक्यू में फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में पूछे जा सकते हैं। इंटेजर्स क्लोज मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। डिवीजन तो इंटेजर्स केवल डिवीजन के लिए नॉट क्लोज्ड होते हैं, बाकी सब के लिए क्लोज्ड होते हैं। अब रेशनल नंबर के लिए देखें, रेशनल नंबर यानी वो नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, और पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कोई भी नंबर हो, जैसे 2/3 लिखा प्लस 5/7 लिखा, इन्हें ऐड करो तो क्या आएगा, एलसीएम एलसीएम लेके जो भी आएगा वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में तो आएगा। ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, ये भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो जो भी आंसर आएगा वो भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा। तो रेशनल और रेशनल को जोड़ा तो आंसर रेशनल ही आया, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एडिशन रेशनल नंबर के लिए क्लोज्ड है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्लोज्ड होगा, बात तो वही है, सब्ट्रैक्ट का निशान लगा दो, इधर आएगा तो पी अपॉन क्यू में, तो इसके लिए भी क्लोज्ड है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोज्ड है। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी तुम कोई भी एग्जांपल मन में सोच सकते हो, 2/3 मल्टीप्लाई -7/9, इनका मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ही आएगा, और पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आएगा, तो ये भी क्लोज्ड है। लेकिन डिवीजन क्यों नॉट क्लोज्ड है, क्या प्रॉब्लम हो गई डिवीजन को, डिवीजन को ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि वो नॉट क्लोज्ड आ गया। तो 5/7 डिवाइडेड बाय 2/3 है, ये तो तुम्हें पता है, डिवाइड करने पे डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई ये सब करके आएगा तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। फिर क्या दिक्कत हो गई, दिक्कत यहाँ हो गई, देखो मान लो कि ये 2 है, 2/3 है, और वो डिवाइड कर रहा है 0 से, और 0 से डिवाइड कभी होता नहीं है, क्यों, रेशनल नंबर में अभी पढ़ा कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड नहीं होता, ये अभी बताया था स्टार्टिंग में, 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड नहीं होता। और 0 क्या है, 0 एक रेशनल नंबर है, ये अभी बात की थी हमें, 0 रेशनल नंबर है। तो देखो जैसे कोई लिखा है 5/7 डिवाइड कर रहे हैं अपन 0 से, तो ये रेशनल नंबर है, और 0 भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन डिवाइड करने पे नॉट डिफाइन आ रहा है ना, 0 से तो किसी में डिवाइड होता नहीं, तो नॉट डिफाइन आ रहा है, इसलिए नॉट क्लोज्ड है। डिवीजन के लिए रेशनल नंबर नॉट क्लोज्ड है, ये ध्यान रखना। रेशनल नंबर प्लस माइनस और मल्टीप्लाई के लिए क्लोज्ड है, लेकिन डिवीजन के लिए नॉट क्लोज्ड है। तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। उम्मीद करते हैं कि जिनने पहले से पढ़ा हुआ है उनको एक रिवीजन के तौर पर ये काफी अच्छा लगा होगा। आगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं इसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शॉर्ट में कम्यूटेटिविटी भी कहते हैं, कम्यूटेटिविटी। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि अगर 2 में 3 को जोड़ें तो भी 5 मिलेगा, और 3 में 2 को जोड़ें तो भी 5 मिलेगा। मतलब आगे पीछे ऑर्डर चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि किसी का ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ए में बी को जोड़ दो, a प्लस बी कर दो या b प्लस ए कर दो, बात वही है, इसी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ऐसे मल्टीप्लाई में होता है, मल्टीप्लाई में भी देखो 5 × 7 करें तो भी 35 मिलेगा, और 7 × 5 करें तो भी 35 मिलेगा। मतलब मल्टीप्लाई में भी आगे पीछे पलट दें, ऑर्डर चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए में बी का मल्टीप्लाई करें या बी में ए का मल्टीप्लाई करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये काय के लिए सही है, केवल एडिशन यानी प्लस में चलती है, मल्टीप्लाई हमें भी पता है माइनस में ये नहीं चल पाएगी। माइनस में क्यों नहीं चल पाएगी, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, लेकिन 2 में से 3 जाएगा तो -1 आएगा ना, मल्टीप्लाई के लिए नहीं होती, और सेम डिवाइड के लिए भी नहीं होती। तो ये प्लस और माइनस में यूज होती है, कई बार ये फिल इन द ब्लैंक्स या MCQ वगैरह में ये आ जाता है कि इनमें से कौन से। और दूसरी बात, क्वेश्चन में भी करने में बहुत बार कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज होती है। कब यूज होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्वेश्चन में जब आगे पीछे पलटने की बात हो तो अपने को ब्रैकेट्स में रीजन लिखना पड़ता है कि हाँ ये आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
बोर तो नहीं हो रहा है? अब होल नंबर्स के लिए क्या, अब एक एक से देखते हैं कम्यूटेटिव कौन कौन होते हैं। होल नंबर, कोई भी दो होल नंबर को अगर ऐड किया जाए और उन्हें आगे पीछे पलट के ऐड किया जाए तो प्लस के लिए कम्यूटेटिव होगा और डिवाइड मल्टीप्लाई के लिए, ये अभी हम पढ़ चुके हैं ना, प्लस के लिए चलती है कम्यूटेटिव और मल्टीप्लाई में चलती है, केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में चलती है कम्यूटेटिव, और किसी में नहीं चलती। तो प्लस और मल्टीप्लाई में चलेगी और इसमें नहीं चलेगी, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में नहीं चलेगी। ये सब में ऐसा ही होगा, इंटीजर हो या कुछ भी हो, इंटीजर में भी प्लस और मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चलती है और डिवीजन और इसमें नहीं चलती, सब्ट्रैक्शन में। क्यों नहीं चलती उसका रीजन मैं बता चुका हूँ कि 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, लेकिन 2 में से 3 जाएगा तो -1 आएगा, एक सा नहीं आएगा ना। ऑर्डर अगर चेंज कर दें तो एक जैसा थोड़ी आंसर आता है, सब्ट्रैक्शन में तो अलग हो जाता है, 5 में से 7 जाएगा -2 आएगा, लेकिन 7 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा, ये अलग अलग है। तो केवल एडिशन में प्लस में और मल्टीप्लिकेशन में चलती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें नहीं चलती। ऐसी रेशनल में भी वही कम्यूटेटिव प्लस और यही है, और ये नॉट कम्यूटेटिव होते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, एकदम समझ आ गया होगा, बस ये प्रॉपर्टी का नाम अच्छे से पता होना चाहिए। अगली प्रॉपर्टी अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसको कहते हैं एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ऐसे, जैसे 3 नंबर लिखे हैं, 2 लिखा, एक 3 लिखा और एक 7 लिखा मान लो, इन तीनों को हमें जोड़ना है। तो इसे जोड़ने का एक तरीका तो ये है कि कोई 2 और 3 को पहले जोड़ दे और फिर 7 जोड़ दे, मतलब 2 और 3 5 कर दिया और 7 जोड़ के आ गया उसका 12, 12 आ गया। अब देखना, किसी का मन करे कि हम पहले तो 3 और 7 को जोड़ेंगे, तो 3 और 7 को उसने पहले जोड़ लिया और बाद में उसने 2 को जोड़ा, तो 3 और 7 जोड़ के उसका 10 आ गया और 2 आएगा तब भी 12। तो ग्रुपिंग की बात होती है इसमें, मतलब स्टार्टिंग के 2 की ग्रुपिंग करके तीसरे वाले को जोड़ दो, या लास्ट के 2 की ग्रुपिंग करके पहले वाले को जोड़ दो। 2 के ग्रुप्स जो बना सकते हैं वो कैसे ही बना सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी को एसोसिएटिविटी कहते हैं। मतलब अगर 3 नंबर ए बी सी दिए हैं तो बी और सी की ग्रुपिंग करके इन्हें ऐड कर दो, फिर ए को ऐड करो, या ए और बी की ग्रुपिंग करके फिर सी को ऐड करो, बात वही है। और हमें भी पता है ये बात, तो ऑब्वियसली एक कॉमन सेंस है कि माइनस में थोड़ी ये हो पाएगा, माइनस में तो ये साइन मान चेंज हो जाएंगे, अलग हो जाएगा जैसे उसमें हुआ था। माइनस में ये नहीं चल पाएगी, मल्टीप्लाई में चल जाएगी। जैसे वही नंबर लिखे 2 3 और 7, और 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर लो पहले और फिर 7 का मल्टीप्लाई कर दो, या फिर पहले 3 और 7 का मल्टीप्लाई कर लो बाद में उसमें 2 का, बात तो वही है, मल्टीप्लाई से तो ये मल्टीप्लाई के लिए चल जाता है। मतलब ए बी सी अगर 3 नंबर है तो बी और सी का मल्टीप्लाई पहले कर लो फिर ए का कर दो, या ए और बी का पहले कर लो फिर सी का कर दो, कैसे भी हम कर सकते हैं, बात वही है। तो ये मल्टीप्लिकेशन में चलता है और एडिशन में चलता है, ये सब्ट्रैक्शन में नहीं चल पाएगा और डिवीजन में बिल्कुल नहीं चल पाएगा, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं। तो होल नंबर्स के लिए प्लस में एसोसिएटिव और मल्टीप्लाई में एसोसिएटिव, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नॉट एसोसिएटिव, डिवीजन में भी नॉट एसोसिएटिव, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में नहीं चल पाता है। सेम उसके लिए इतना ज़्यादा बेसिक लिख दिया है, ये तुम्हारे लिए सीधा समझ में आ रहा है। इंटीजर के लिए भी केवल प्लस और मल्टीप्लाई में एसोसिएटिव और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नॉट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव समझ रहे हैं ना, एसोसिएटिव मतलब 2 ग्रुपिंग करना, कोई भी 2 की ग्रुपिंग करके तीसरे को जोड़ना, लास्ट वाले 2 की ग्रुपिंग करके पहले। तो जब भी पेपर में एग्जाम में करो तुम, ये किसी क्वेश्चन में ऐसा काम तुम्हें करना पड़े, ग्रुपिंग करनी पड़े, तो उसके ब्रैकेट में रीजन भी लिख दिया करे कि हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है, उसके मार्क्स कटते हैं। तो रेशनल नंबर में भी प्लस और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव और डिवीजन ये नॉट एसोसिएटिव, ये एकदम क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हैं वो थोड़ा एक बार उनके नाम, और यार प्रॉपर्टी छोटी छोटी है लेकिन उनके नाम से पहचान। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि 2 कोई भी होल नंबर को जोड़ें तो होल ही आए, 2 इंटीजर को जोड़ें तो इंटीजर ही आए, 2 रेशनल को जोड़ें तो रेशनल ही आए, इसे कहते हैं क्लोज। और अगर ना आए तो नॉट क्लोज कहते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ये थोड़ी समझने लायक है, बाकी तो इजी है। कम्यूटेटिव केवल प्लस और मल्टीप्लाई में होती है, भले ही कैसे ही नंबर हो। एसोसिएटिव ग्रुपिंग वाला है, इसमें भी प्लस और मल्टीप्लाई में होता है। अब आगे है एडिटिव आइडेंटिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है ये एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? ये 0 होती है। एडिटिव आइडेंटिटी से हमारा मतलब है ऐसा नंबर जो किसी में भी जोड़ दो, किसी में भी ऐड कर दो, किसी में भी ऐड कर दो तो वो नंबर में कोई चेंज नहीं आता। कोई कहे 5 है, 5 में क्या जोड़ दें तो ये 5 का 5 ही बना रहे, तो 5 में 0 जोड़ दो तो 5 का 5 बना रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसकी अपनी कोई ऐसा मतलब जो किसी की आइडेंटिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। 5 की आइडेंटिटी 5 थी
तो उसमें ये ऐड भी हो गया, तब भी 5 में 5 ही बना रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आया। -7/2 है, इसमें क्या ऐड कर दें तो ये -7/2 ही बना रहेगा। तो इसमें क्या ऐड कर दो, इसमें 0 ऐड कर दो तो ये -7/2 बना रहेगा। तो 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी में ऐड करो तो उसकी आइडेंटिटी बनी ही रहती है, उसका कुछ नुकसान नहीं होता, वो वैसे का वैसा बना रहता है, इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी को 0 कहते हैं। आगे चल के एक वर्ड आएगा एडिटिव इनवर्स, कंफ्यूज नहीं होना। एडिटिव आइडेंटिटी एक अलग है और ये एकदम शुद्ध, एकदम दिमाग में रटे लो, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब 0। उसका रीजन मैंने बता दिया कि क्यों होता है। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब 0, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, दिमाग थोड़ा इसमें लगेगा लेकिन इसमें तो एडिटिव आइडेंटिटी मतलब 0। ऐसी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अब बात वही आइडेंटिटी वाली बात फिर आ गई। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कौन है जो कोई चेंज नहीं आता? 5 है, 5 में किसका मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5 का 5 ही बना रहेगा। कोई अगर सोचे कि 0 का कर दें तो भैया 0 का 0 हो जाएगा, 5 तो बदल गया ना, 5 की तो आइडेंटिटी चेंज हो गई। तो ऐसा नहीं है, हमें मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा? 1 का। 5 में 1 का मल्टीप्लाई कर दो, देखो तो 5 का 5 ही बना रहेगा। तो इसने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई, 5 5 बना रहा है। ऐसा किसके वजह से हो पाया? ऐसा 1 की वजह से हो पाया। फिर ये देख लो -9/11 है, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें तो ये बिल्कुल नहीं बदलेगा, वैसे का वैसा बना रहेगा। तो इसमें अपन 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैसे का वैसा बना रहेगा। तो ऐसा काम किसकी वजह से हो पा रहा है? 1 की वजह से। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। ठीक इसी प्रकार मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। ये इनवर्स जो वर्ड है इसे ये थोड़ा समझने लायक है, लेकिन ये तो एकदम शुद्ध अच्छे से समझ लो, फिर रटे जा सकते दिमाग में। जैसे ही आइडेंटिटी वर्ड दिखा, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब 1, बस इसको एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब कैसा भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाए हम कर लेंगे। अब इनवर्स पे आ जाओ। एडिटिव इनवर्स ये क्या होता है? एडिटिव इनवर्स में केवल साइन चेंज होता है, ओनली साइन चेंज, ये बात दिमाग में बिठा लो। एडिटिव इनवर्स किसी का भी निकालना हो बस उसका साइन चेंज कर दो। -7 का एडिटिव इनवर्स 7, 2/11 का एडिटिव इनवर्स -2/11, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, बस इसी को एडिटिव इनवर्स कहते हैं। -7/3 का 7/3, 2/7 का -2/7, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। बस ये ओनली साइन चेंज होता है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में। और एडिटिव आइडेंटिटी वो तो रटा ही रटाया 0, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब 0। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है एक, इसको रेसिप्रोकल के नाम से भी जाना जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसको रेसिप्रोकल के नाम से भी जाना जाता है। नाम ये जरूर याद होने चाहिए इस चैप्टर में, ज्यादा बड़ा कुछ कॉन्सेप्ट या बेसिक बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, बस नाम बहुत सारे इकट्ठे हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल, इसमें क्या करना? एक्सचेंज ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की अदला बदली कर देनी है, बस उन्हें एक्सचेंज कर देना है। 2/7 लिखा है तो 7/2 कर दो, 5/11 लिखा है तो 11/5 कर दो। अकेला 3 लिखा है भैया तो अकेला 3 लिखा है तो डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो 1 तो होता ही है, हमें पता है। तो पलट के क्या हो जाएगा? 1/3। अब अगर माइनस लगा है कहीं, -2/5 लिखा है कहीं पर, तो पलट के 5/2 कर दो, लेकिन माइनस लगा रहने दो, साइन चेंज नहीं करना है। जिसका जो काम है उससे वही करवाना है। एडिटिव इनवर्स का काम है साइन चेंज करना, मल्टीप्लिकेटिव का थोड़ी है। जिसका जो काम है बस वही करना। कई बार बच्चे क्या गलती कर देते, एक दोनों पढ़ लिए तो कई बार पलट भी देंगे और साइन भी चेंज कर देते। दोनों काम नहीं करना, जो करने को कहा जाए वो करना। एडिटिव इनवर्स आए तो केवल साइन चेंज करना और कुछ नहीं करना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आए तो केवल पलटना, अदला बदली करना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना, बस। प्लस लगाए तो प्लस ही रहने देना, माइनस लगाए तो माइनस, उससे कुछ बदला बदली नहीं करना। ये है माइनस। तुम कई लोग सोच रहे होंगे 2 के साथ था तो नीचे आ जाता। माइनस अगर कहीं भी कोई भी नंबर लिखा है 5/3, इसके साथ माइनस ऊपर लगाओ या नीचे, कहीं भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5/-3 और -5/3 एक ही बात है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, ऊपर लगा दो या नीचे, लेकिन लगा जरूर दो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आया -7/11, इसका रेसिप्रोकल बताओ। रेसिप्रोकल वर्ड से भी याद रखना। तो क्या करेंगे? 11/7, लेकिन माइनस भी लगा रहने देंगे, उसके माइनस थोड़ी बदल जाएगा। कोई पूछे कि -5/3 का एडिटिव इनवर्स बताओ तो बस केवल साइन चेंज करना। एडिटिव इनवर्स मतलब केवल साइन चेंज, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की अदला बदली। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा और थोड़ा मजा भी आ रहा होगा। नहीं आ रहा? चलो आगे बढ़ते हैं। बस ये 2 चीजें और रह गई इस चैप्टर में, डिस्ट्रीब्यूटिविटी या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होती है?
मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो उसके ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। b प्लस सी तो पहले से ही ऐड है, लेकिन अब a में इसका a से इसका मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे ही b माइनस सी पहले से ये सब्ट्रैक्शन है, लेकिन इसमें a का मल्टीप्लाई। तो ये चीजें पहले पढ़ ली होंगी तुमने, रिवीजन कर रहे हैं बस हम। a का b में मल्टीप्लाई a भी होगा और a का c में भी, दोनों में मल्टीप्लाई होता है। ऐसे ही इसमें भी a का b में भी और a का c में भी। याद रखना, जब भी ऐसा कुछ करने को तुम्हें ऐसा क्वेश्चन में करो तो ब्रैकेट में लिख दिया करे कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है। इसका उल्टी प्रोसेस करो, जैसे कहीं पे ए बी प्लस ए सी लिखा हो और तुम्हें ए कॉमन लिया है, ए कॉमन लिया तो इधर बी बचा प्लस इधर सी बचा, मतलब इससे इसमें गए हो तो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ऐसा ब्रैकेट में लिख दिया करो, ऐसा कहीं यूज करना पड़े तो। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव। जहां कॉमन लेना पड़े या कॉमन जो कुछ है वो उसे अंदर भेजकर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़े, जब भी ऐसा कुछ हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। फिर ये कुछ उसमें जो बुक के बाद में कुछ समरी लिखी होती है ना, वो उसमें से कुछ लिया है, शायद कहीं उसमें आ जाए MCQ वगैरह में या कहीं फिल इन द ब्लैंक। बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर, कोई भी दो रेशनल नंबर है उनके बीच काउंटलेस रेशनल नंबर होते, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते। कोई तुमसे पूछे 5 और 8 के बीच कितने नेचुरल नंबर होंगे, नेचुरल वर्ड पे ध्यान देना, 5 और 8 के बीच कितने नेचुरल नंबर होंगे, तो नेचुरल तो एक 6 होगा और एक 7 होगा, बस यही होगा। लेकिन कोई पूछे कि कितने इंटीजर होंगे, इंटीजर भी 6 और 7 होंगे, कितने होल होंगे वो भी। लेकिन अगर कोई ने पूछ लिया कि रेशनल नंबर कितने होंगे, इस शब्द पर ध्यान देना, 5 और 8 के बीच कितने रेशनल नंबर होंगे, तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर जैसे आया इनफाइनाइट। कैसे? 5 है, 6 है, 5 के बाद 5.1 है, पॉइंट वाले सब रेशनल होते हैं, मैंने अभी पढ़ा है ना, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1 ऐसे इनफाइनाइट होंगे। कोई कहे भैया 2 और 3 इनके बीच कितने रेशनल नंबर होंगे, इनफाइनाइट होंगे। कोई कहे 2.1 और 2.2 इनके बीच कितने रेशनल नंबर होंगे, इनफाइनाइट होंगे। 2.11, 2.12, 2.13 ऐसे करके बनते जाएंगे, तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते। द आइडिया ऑफ मीन हेल्प्स अस टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच कोई रेशनल नंबर निकालना हो तो आइडिया ऑफ मीन ये हेल्प करता है। ये बिटवीन पहले था 8th क्लास की बुक में भी कि कैसे, अब वो 9th में आ गया, 9th में हम इसे पढ़ेंगे। बस अभी तो याद रखो, अगर मीन का कुछ आए तो लिख देना, वैसे कुछ ऐसा आने नहीं वाला। तो ये फर्स्ट चैप्टर का अपना क्विक रिवीजन एक हो गया। सेकंड चैप्टर में भैया क्विक रिवीजन के नाम पर कुछ नहीं है। सेकंड चैप्टर में क्विक रिवीजन के नाम पे कुछ ऐसा बताने लायक नहीं है, बस एक ट्रांसपोजिशन मेथड होता है, वो तुम्हें आता होगा। नहीं आता तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में इक्वेशन पढ़ते हैं हम। वेरिएबल सब जानते हैं, एक्स वाई होते हैं, एक्स वाई पी क्यू जो लेटर्स होते हैं। तो वन वेरिएबल की इसमें इक्वेशन है। इक्वेशन वर्ड को बहुत अच्छे से समझ लेना। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू का एक साइन जरूर होना चाहिए। कुछ वेरिएबल होंगे, कुछ कांस्टेंट होंगे, लेकिन एक इक्वल टू का साइन जरूर होगा। जैसे 2x + 5 = 7। और इक्वेशन को हमें सॉल्व करने आता है जनरली इस चैप्टर से। तो इक्वेशन जब सॉल्व करने आएंगी तो कैसे करोगे? x को अकेला छोड़ना, बाकी सबको इधर भेजना। इधर भेजने को ही ट्रांसपोजिशन मेथड कहते हैं। कैसे भेजा जाता है? जब भी कोई अपनी जगह बदलता है तो उसका साइन चेंज होता है। ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। जब भी कोई अपनी जगह बदलता है तो उसका साइन चेंज होता है। 5 है, 5 इधर जाएगा, इधर का आएगा प्लस का है, तो इधर अपनी जगह बदलेगा तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। इसी को ट्रांसपोजिशन मेथड कहते हैं। ये अच्छे से आना चाहिए इस चैप्टर में। और बताने लायक कुछ नहीं, सोल्व करने को बहुत कुछ है। इतने क्वेश्चन है कि तुम बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ रिवीजन लायक कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम भूल सको। ट्रांसपोजिशन मेथड है, वो बस तुम्हें आना ही चाहिए। इतनी जल्दी आ भी नहीं पाएगा, अगर किसी को नहीं आता होगा क्विक रिवीजन में तो नहीं आ पाएगा। बस तो 2x = 2 हो गया। फिर ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाता है। इसे ये भी ट्रांसपोजिशन का ही हिस्सा है। कहीं पे लिखा है x - 3 = 7। 3 इधर आएगा, इधर माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इसने अपनी जगह बदली। जगह बदली मतलब इक्वल टू से इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाता है। इसी को ट्रांसपोजिशन मेथड कहते हैं। ये पहले से आता होगा। सेकंड चैप्टर में और बताने लायक कुछ नहीं, बहुत अच्छे से बताने लायक है अपना थर्ड चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स को हमें समझना है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है पहले यही पता होना चाहिए। बहुत बच्चे इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं इस वर्ड को, क्वाड्रिलेटरल ही नहीं जानते। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड का क्लोज फिगर। ऐसा क्लोज फिगर जिसकी 4 साइडों क्लोज हो, 4 साइड से बंद एकदम क्लोज फिगर, उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल।
तो फिर रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल बहुत बच्चे जानते हैं, स्क्वायर बहुत बच्चे जानते हैं, लेकिन भैया ये इन्हीं के पार्ट हैं। क्वाड्रिलेटरल एक बड़ा नाम है, उसकी के हिस्से हैं, रेक्टेंगल उसी का हिस्सा है। इस चैप्टर में काफी पढ़ने को ऐसा मिलेगा। तो पहले पॉलीगॉन पता होना चाहिए, पॉलीगॉन क्या होता है। मैं बस रिवीजन करा रहा हूँ जल्दी जल्दी। तो पॉलीगॉन क्या होता है, क्लोज फिगर होता है जो कि किससे बना होता है, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, केवल लाइन सेगमेंट से बना होता है। लाइन सेगमेंट पता ही होगा, लाइन सेगमेंट एक लाइन का टुकड़ा होता है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज फिगर होता है पॉलीगॉन। अब क्लोज के लिए देखो, लाइन सेगमेंट एक है, एक लाइन अगर खिंचा हुआ है तो ये क्लोज हो पाएगा क्या, नहीं। तो दो क्लोज कर देंगे क्या, दो भी नहीं कर पाएंगे। क्लोज होने के लिए कम से कम तीन जरूरी है, तो कम से कम तीन लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए। तो कम से कम तीन लाइन सेगमेंट होते हैं, उसके बाद चार पाँच छः कितने भी हो सकते हैं, उसी को पॉलीगॉन कहते हैं। तीन हो, चार हो तो क्वाड्रिलेटरल, पाँच हो तो उसे पेंटागन कहते, छः हो तो उसे हेक्सागोन कहते। ऐसे अलग अलग नाम से इस पॉलीगॉन को जाना जाता है। और जाना जाता है तो अब दो तरह का होता है, एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और एक कॉनकेव पॉलीगॉन। सबसे पहले शकल देख लो, शकल दिखने में कैसे लगते। तो आज तक जो अपन ने पढ़े हैं ये सब सीधे साधे भोले वाले जो पॉलीगॉन पढ़े, ये सब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होते हैं। और दिखने में जो ऐसे दिखे नुकीले टाइप के, जो राक्षसों जैसे ऐसे दिखे ना अटपटे से, ये कॉनकेव पॉलीगॉन होते हैं। तो ऐसा थोड़ी पेपर में आ गया तो तुम ऐसा लिख दोगे कि राक्षस और अटपटे, तुम्हें तो थोड़ा बताना पड़ेगा। तो डेफिनेशन टाइप समझ लो। एक बात तो ये है, इसे दो तरीकों से समझ सकते। एक तो ये कि इसके डायगोनल जो होते हैं, डायगोनल मतलब अपना क्या है, डायगोनल मतलब जो अंदर डायगोनल होते हैं, जो वर्टेक्स नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स से मिलते हैं। ये फिर बहुत गहरी डेफिनेशन है उसकी। नॉन कॉन्जिक्यूटिव यानी बस पड़ोसी को छोड़कर बाकी वर्टेक्स से मिलता है, जस्ट बगल वाले ये इसके डायगोनल हो गए। तो डायगोनल सब इसके अंदर ही अंदर निपट लिए ना आपस में। डायगोनल ये हो गए, इसके डायगोनल ये हो गए, इसके हो गए, इसके डायगोनल, लेकिन देखो बाहर भी निकल आएगा इसका, ये डायगोनल ये है ये। तो इसके डायगोनल का कोई भी हिस्सा एक्सटीरियर में नहीं होता। किसका, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का डायगोनल का कोई भी हिस्सा एक्सटीरियर में नहीं दिखेगा, अंदर ही अंदर होगा। लेकिन कॉनकेव का डायगोनल, एक आध डायगोनल बाहर निकला हुआ होता है। इसके डायगोनल का कोई ना कोई पार्ट एक्सटीरियर में भी होता है। ये इसकी पहचान, ये इसकी डेफिनेशन में लिख देते हैं। आया समझ। अब अगला है रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगॉन ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगॉन मतलब अपना होता है ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सारी साइड इक्वल हो। ऐसा पॉलीगॉन, पॉलीगॉन मतलब कुछ भी 6 साइड हो या 5 साइड हो या 4 साइड हो, जिसकी सारी साइड इक्वल हो। सारी मतलब ये इसकी 6 की 6 साइड आपस में इक्वल है। 5 सेंटीमीटर की एक है तो सारी 5 की, इसकी पांचों की 5 साइड इक्वल हो। जब साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होते, सारी साइड इक्वल और सारे एंगल इक्वल हो, उसे कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। और जिसकी इक्वल ना हो उसे रेगुलर पॉलीगॉन। जिसकी सारी साइड इक्वल हो उसे रेगुलर पॉलीगॉन, और जिसकी सारी साइड इक्वल ना हो, एक आध एक भी अलग हो गई तो वो इर्रेगुलर पॉलीगॉन। सारी साइड और सारे एंगल, ऑब्वियसली एंगल भी, साइड और एंगल इक्वल हो, रेगुलर इर्रेगुलर। समझ आ गया। अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन। किसी भी पॉलीगॉन के सारे एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल जानते हो, एक्सटर्नल एंगल वो होता है, ये तो होते जो अपन एंगल पढ़ते आए हैं, ये होते इंटीरियर एंगल। ये अंदर ही अंदर की तरफ बन रहे हैं। ये देखो ये अंदर ही अंदर तरफ बन रहा है, ये इंटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर होता है जो बाहर की तरफ बनता है। बाहर कैसे बनता, कोई सी भी साइड को आगे बढ़ाओ फिर ये जो बाहर की तरफ बन रहा है ये एक्सटीरियर एंगल। कोई भी साइड को आगे बढ़ाओ फिर ये जो बाहर की तरफ बन रहा है ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल। तो किसी भी पॉलीगॉन के सारे एक्सटीरियर एंगल या एक्सटर्नल एंगल जितने भी हैं सबका सम 360 होता है। किसी भी पॉलीगॉन के, कैसा भी पॉलीगॉन हो, उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ये पता होना चाहिए। फिर सारे इंटीरियर एंगल, इंटरनल एंगल जितने भी हैं उनका सम, ये फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री। इस बार जो एनसीईआरटी है 8th की, उसमें ये फॉर्मूला डिलीट हो चुका है, दिया नहीं है, लेकिन तब भी काम का है, इसे याद कर लेना, अच्छे काम का है, काम में आएगा तुम्हारे। n का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स, n का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स, ठीक, n का मतलब नंबर ऑफ साइड। तो ऐसा पॉलीगॉन मतलब उसके इंटरनल एंगल का सम अगर निकालना है, तो मान लो हेक्सागन का निकालना 6 साइड वाले का, तो n की वैल्यू 6 रख देना। पेंटागन का निकालना तो n की वैल्यू 5 रख देना। ट्राइंगल का निकालना तो n की वैल्यू 3 रख देना। जैसी वैल्यू रखोगे तो इंटरनल यानी अंदर अंदर के सारे एंगल का सम मिल जाएगा। ट्रपेजियम, एक अब फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं, कुछ फिगर्स अलग अलग। ट्रपेजियम क्या होता है, ट्रपेजियम एक फिगर का नाम है, और ट्रपेजियम जैसे ही नाम आए
तो उसके बारे में सारी जानकारी, उसकी सारी जन्म कुंडली सी अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ट्रेपेजियम में कुछ नहीं, केवल एक प्रॉपर्टी, एक चीज है उसकी, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड का केवल एक पेयर होता है। कैसे? ऐसा होता है, पैरेलल लाइन तो जानते हैं, ऐसी लाइन जो आगे कितना भी आगे बढ़ाओ कभी नहीं मिलती, उन्हें कितना भी आगे बढ़ाओ ये कभी नहीं कटती ऐसी। तो ये दो लाइन देखो, आगे कितना भी आगे बढ़ाएं, इन दोनों को कितना भी आगे बढ़ाएं, ऐसी बढ़ती चली जाएंगी, आगे कभी नहीं मिलेंगी, इन्हीं को पैरेलल लाइन कहते हैं। तो पैरेलल लाइन का एक पेयर होता है, एक पेयर, यानी ये बस ये पैरेलल लाइन है। ऐसे में भी हो सकता है कि ये लाइन पैरेलल है, कौन सी? ये लाइन पैरेलल है, इन्हें कितना भी आगे बढ़ाएं ये नहीं मिलेगी। तो ये ट्रेपेजियम होता है। ट्रेपेजियम को और कुछ नहीं चाहिए, वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। तो इसका आगे यूज कहाँ होता? तो इन दोनों का सम 180 होता है इस एंगल का, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में बने सम एंगल जो होते हैं उन्हें एडजेसेंट एंगल कहते हैं, उनका सम 180 होता है। तो इसका यूज कभी कभी ऐसा हो जाता है। ट्रेपेजियम का जो पेपर में क्वेश्चन आता है इस टाइप का आता है, 100 डिग्री, तो इसकी वैल्यू बताओ x, तो ये इन दोनों का सम हमें पता है 180 डिग्री होता है। तो 100 और x कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। ऐसे ऐसे कर लेते हैं क्योंकि पैरेलल लाइन की वजह से। ये है ट्रेपेजियम। काइट को बहुत लोग उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते, काइट के बारे में उतना पढ़ते पढ़ाते भी नहीं है ज़्यादा। तो काइट के बारे में थोड़ा सा सुन लो, इतनी सारी चीज़ लिखी है, डायगोनल, परपेंडिकुलर, वन डायगोनल, बाइसेक्ट। सीधा सा मैं कुछ चीज़ बताऊं, तुम बस ऐसे याद रखा करे, काइट का एक फिगर बनाया करे, काइट पतंग जैसा, ऐसा नीचे की तरफ थोड़ा बड़ा, बस ये फिगर बन गया, इतने ही में तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। इसके डायगोनल बना लो, ये बन गए। काइट को ऐसे में बीच से काट दो, ये काट दिया अपन ने, बीच से काट दिया। तो बीच से काटने के बाद जो हिस्सा इस तरफ है और जो हिस्सा इस तरफ है बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल होता है। बस ये याद रखो, सारी प्रॉपर्टी इसी में मिल जाएंगी तुम्हें। बीच से काटने के बाद जो हिस्सा इस तरफ है, जो हिस्सा इस तरफ है, वो बिल्कुल एक जैसा होता है। जैसे ये वाली साइड, ये जो हमने बनाई, ये वाली साइड किसके इक्वल? इसके इक्वल। ये वाली साइड इसके इक्वल। ये नीचे जो साइड दिख रही है ये वाली इसके इक्वल, तो ये साइड इसके इक्वल। अब बीच में देखना, ये डायगोनल का, ये जो ऐसे में जो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल मैं और दूसरे उससे दिखा दे रहा, ये ग्रीन कलर से जो तुम्हें दिख रहा है, ये वाला डायगोनल का हिस्सा इस डायगोनल के इक्वल होता है, मतलब इतना हिस्सा। तो एक डायगोनल नहीं बाइसेक्ट किया ना दूसरे को, दूसरा वाला जो रेड कलर से दिख रहा है ये डायगोनल तो बाइसेक्ट हुआ नहीं है, तो ये वाला डायगोनल बाइसेक्ट हो गया, एक तरफ की साइड हो गई। तो देखो, टू डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ इक्वल लेंथ, अलग इक्वल लेंथ के दो पेयर होते हैं। देखो, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया, तो दो पेयर हो गए इक्वल लेंथ के साइड के। एक चीज क्लियर? डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, 90 बनाते हैं डायगोनल, 90 तो बनाते हैं, ये ध्यान रखना, डायगोनल 90 बनाते हैं। वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो देखो, एक डायगोनल ने इसको बाइसेक्ट कर दिया, ग्रीन वाले के दो टुकड़े हो गए। क्यों? बीच से जो लाइन गई एग्जैक्ट बराबर बांटती है। वन पेयर ऑफ इक्वल एंगल, देखो मैंने अभी क्या बताया, बीच से जो लाइन रेड वाली गई बराबर बराबर बांटती, तो ये एंगल भी इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। ऊपर वाले एंगल का हमें नहीं पता, बस ये एंगल इसके। तो वन पेयर ऑफ एंगल इक्वल, तो एंगल का केवल एक पेयर इक्वल होता है। तो ये इस वाले कॉन्सेप्ट से हमें उसकी सारी प्रॉपर्टी याद रह सकती है। ये एक अच्छा तरीका है काइट को याद करने का। आगे बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम तो जी मान लो ज्योमेट्री का एकदम जिंदगी है, ज्योमेट्री की। पैरेललोग्राम सारे क्वाड्रिलेटरल का सब कुछ है, मतलब फादर ऑफ क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं इसे। तो पैरेललोग्राम तो बहुत जबरदस्त चीज है। आगे जितने भी फिगर पढ़ने वाले हो सब इसी के हिस्से हैं, सब इसी से निकले हैं, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। बचपन में जो तुमने क्वाड्रिलेटरल पढ़े, पैरेललोग्राम बहुत जबरदस्त चीज है, हल्के में नहीं लेना इसको। तो पैरेललोग्राम पढ़ते, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती, इसकी 5 प्रॉपर्टी होती, पांचों को एकदम जबरदस्त तरीके से याद रखना। पैरेललोग्राम दिखने में ऐसी शक्ल का होता है, ऐसा टेढ़ा तिरछा सा, जैसे रेक्टेंगल होता सीधा साधा, बचपन में पढ़ा, उसी को किसी ने जैसे झापड़ मार दिया हो तो ऐसा टेढ़ा सा हो गया, वही होता है पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, इसकी अपोजिट साइड पैरेलल। में बेकार से फिगर बनाता, थोड़ा एडजस्ट कर लेना है, फिगर मेरे उतने अच्छे नहीं है। तो अपोजिट साइड पैरेलल होते, यानी ये इसके पैरेलल और इक्वल भी होती, इक्वल लेंथ की। ये वाली साइड जो दिख रही है, ये वाली साइड इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी। तो अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं और इक्वल, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। इसकी जो 5 प्रॉपर्टी हैं वो सब की हैं, रोम्बस की भी हैं, रेक्टेंगल की भी हैं, उनकी अपनी अपनी कुछ अलग भी खासियत है, लेकिन जो पैरेललोग्राम की 5 प्रॉपर्टी वो सब की हैं। तो अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम की, अपोजिट एंगल मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल
और ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल। अपोजिट एंगल याद रहेगा ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला। एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री से हमारा मतलब है 180, सब जिन दो एंगल का सम 180 होता है, कोई भी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते, मतलब कोई से भी दो पड़ोसी, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, कोई भी दो पड़ोसी एंगल, इन दोनों का सम 180, 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 कोई से भी दो जस्ट पड़ोसी एडजेसेंट एंगल जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। अगली है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते, ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है, ये इसके दो टुकड़े करेगा, ये इसके दो टुकड़े करेगा। डायगोनल इक्वल होंगे या नहीं ये नहीं पता, लेकिन एक दूसरे को दो बराबर बराबर टुकड़ों में बांट देंगे, बाइसेक्ट कर देंगे। ये इसके दो टुकड़े कर देगा, ये इसके दो टुकड़े कर देगा। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। 5 प्रॉपर्टी याद रखना, दो साइड की, दो एंगल की, एक डायगोनल की। साइड की दो कौन सी, अपोजिट साइड इक्वल और अपोजिट साइड पैरेलल। साइड की दो हो गई, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल। एंगल की दो, अपोजिट एंगल इक्वल और सम ऑफ एडजेसेंट 180 यानी एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री। और बची पांचवी डायगोनल की, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये 5 प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं रोम्बस पर। रोम्बस क्या होता है, बिल्कुल पैरेललोग्राम जैसा होता है, बस इसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं, सारी साइड इक्वल, बिल्कुल दिखने में ऐसा ही सारी। ये 5 प्रॉपर्टी तो इसकी है ही, लेकिन सारी चारों ही साइड इक्वल है, स्क्वायर टाइप का है। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टी है ही, मतलब अपोजिट एंगल इक्वल है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 है, ये पड़ोसियों का सम 180 है, और चारों साइड इक्वल है, अपोजिट तो है ही, साइड भी पैरेलल है। बस इसकी खासियत क्या है, ऑल साइड इक्वल, इसकी सारी साइड इक्वल। बस एक विशेष खासियत इसकी, अगली तीसरी प्रॉपर्टी याद रखना, बिल्कुल रट लेना। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डायगोनल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, मतलब ये जो डायगोनल दिख रहे हैं ये 90 भी बनाते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, बराबर बराबर दो हिस्सों में भी बांटते हैं और 90 भी बनाते हैं। तो डायगोनल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, परपेंडिकुलर भी बनाते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ये इसकी विशेष खासियत है। बाइसेक्ट तो उसके भी कर रहे थे पैरेललोग्राम की, बस ये 90 बनाते हैं, इसमें ये खासियत है। रेक्टेंगल आगे पढ़ते, छोटी सी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं रेक्टेंगल तो, लेकिन प्रॉपर्टी ध्यान रखना, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज तो होती ही हैं। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, सम ऑफ ये इसका आगे ईच एंगल राइट एंगल, हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, हर एक एंगल, ये इसकी खासियत है, इसका हर एंगल 90 है, इसका हर एंगल 90 है, तो वो पैरेललोग्राम की वाली चीजें तो सपोर्ट करेगा ही। अपोजिट एंगल इक्वल साफ साफ दिख रहा है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 है, ये भी दिख रहा है। तीसरी इसकी खासियत जो रटने वाली जैसी इसकी थी, डायगोनल इसके इक्वल होते हैं, जितनी लेंथ का एक डायगोनल उतनी लेंथ का दूसरा डायगोनल। एक डायगोनल 10 सेंटीमीटर का तो दूसरा भी 10 सेंटीमीटर का, एक 75 का तो दूसरा भी 75 का, दोनों डायगोनल इसके इक्वल होते हैं। इसके बाद अगला फिगर है स्क्वायर, ये बहुत सॉलिड चीज है, इसके ये सबको समाहित कर लेता है अपने अंदर, सब ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, जितनी अभी तक जो कुछ पढ़ा है सारी प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर के अंदर। मतलब अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल, अपोजिट एंगल एडजेसेंट, सब कुछ, सारी साइड इक्वल, सारे एंगल इक्वल, सारे एंगल 90, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, 90 भी बनाते हैं, डायगोनल इक्वल भी होते हैं, सारी चीजें सबको समाहित करता हुआ चलता है अपना स्क्वायर। अब एंगल्स मेड बिटवीन 2 पैरेलल लाइन एंड 1 ट्रांसवर्सल, 2 पैरेलल लाइन अगर जा रही हूं और उन्हें काटते हुए एक तीसरी लाइन निकले, जिसे अपन ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, ये इनके नाम है। 2 पैरेलल लाइन अगर जा रही हो और उनके बीच से एक ट्रांसवर्सल लाइन निकले तो कुछ एंगल बनते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। पहला एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल, वो कौन सा होता है, ये जो एंगल है ना, इसका साथ ही नीचे जस्ट, इसकी जस्ट नीचे ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये इक्वल होते हैं। जैसे अब इसमें ये नीचे की तरफ ये एंगल है ना, तो इसका साथ ही ये नीचे वाला, ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, जितने डिग्री का उतने का ये। इसमें ये ऊपर वाला है, इसका साथ ही ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी इक्वल होते। ऐसे नीचे वाला तो ये 8 तरीके के जो एंगल बनते हैं, इन्हें में से एक करस्पॉन्डिंग एंगल है। इस 1 का साथ ही ये 1, इस 2 का साथ ही ये 2 इक्वल होते हैं, 3 का साथ ही ये 3 इक्वल और 4 का साथ ही ये 4 इक्वल, ऐसे इन्हें कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, याद रखना भैया। दूसरा अपना है, फिर वही बना लो, 2 पैरेलल लाइन और उन्हें काटती हुई एक ट्रांसवर्सल लाइन।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगला अल्टरनेट इंटीरियर मतलब इंटीरियर यानी अंदर की तरफ बनने वाले, उसमें भी अल्टरनेट यानी ये, तो इसे छोड़ के इस तरफ का, ये होता है अल्टरनेट इंटीरियर। याद रखने के लिए कैसा सिखाते हैं कि जेड कह देते हैं इसको अपन, याद रखने के लिए जेड से याद रख लेते कि जेड जैसा फिगर बनाता है जेड। देखो जेड के अंदर जो ऐसे एंगल बन रहे हैं उन्हें अल्टरनेट इंटीरियर कहते हैं। उल्टे में भी जेड चलता है, जैसे ऐसे में भी जेड चलेगा। तो ये देखो ये वाला और ये वाला, ये भी अल्टरनेट, ये भी इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। अगला सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री। एडजेसेंट यानी एक ही तरफ के दोनों एंगल, ये जो काट रहे ये और ये एक ही तरफ के, ये दोनों, इन दोनों का सम 180 डिग्री, और इस तरफ देखो तो ये और ये, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 होता है, सम ऑफ एडजेसेंट। तो ये पैरेलल लाइन के बीच जो एंगल बन रहा है इन्हें भी अच्छे से याद रखो। अगला लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये तो जानते ही होगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, जब भी एक सीधी लाइन हो और उसको खींचते हुए एक और लाइन निकले तो ये जो एंगल बन रहा है ये और ये, इनका सम 180 होगा। हमें पता ही स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है सीधा सा। उसके बीच से एक आध लाइन और निकल जाए अगर, तो ये जो दो एंगल बन रहा है ये वाला और ये वाला, इनका सम अभी भी 180 होगा। तो अगर कोई कहे कि ये है 110 तो हम कह देंगे ये 70 है, तभी तो मिलकर 180 बनाएगा। लाइन ऐसे में भी हो सकती कि लाइन ये निकल गई और ये गया ऐसा, तो कोई कह दे कि ये एंगल है 100, तो ये कितना होगा 80 होगा, क्योंकि मिलकर 180 बनाते, इन्हीं को कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लास्ट चीज जो इसकी बची है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये सबसे इजी, मैंने सोचा कि इस लेक्चर की समाप्ति बिल्कुल सरल चीज पर की जाए। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब भी क्रॉस का साइन बनता है, क्रॉस का निशान तो जानते ही हो, गर्भ मूवी देखी होगी अगर सलमान खान जी ऐसे ऐसे करता हो, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता, अपोजिट ये दोनों एंगल इक्वल होते, ये दोनों एंगल इक्वल होते, आमने सामने वाले वर्टिकली अपोजिट। जितने डिग्री का अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये जितने डिग्री का उतने डिग्री का होगा, इन्हें कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अभी तक हम रिवाइज कर चुके हैं अपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर को। उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ एक ऐसा क्विक रिवीजन सारे इसका हो गया होगा। आप अगर कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, पढ़ा भले ही आपने पहले से, लेकिन एक बार एग्जाम देने से पहले ऐसा नहीं लगता कि सारा कुछ रिवाइज हो जाए। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है। इसको आगे भी अगर कभी ऐसे चैप्टर, जब सिलेबस आगे बढ़ेगा 4, 5, 6 आगे पूरा मैथ जब पढ़ोगे, ऐसा लगेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को थोड़ा भूल सा रहे हैं, तो बस इस लेक्चर को देख लेना, आपका सारा फिर से एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये पसंद आया होगा, और आप अगर इस चैनल को देखते रहेंगे और इसकी वीडियोस और इन चीज़ों से जुड़े रहेंगे, हम जो संडे संवाद करते हैं, तो आपकी स्टूडेंट लाइफ बहुत बेहतरीन होने वाली है। तो आप मैथ में और जिंदगी में बहुत आनंद लेने वाले हैं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। तो मिलते हैं फिर आगे की वीडियोस में। धन्यवाद।